आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मौर्य काल का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने मौर्य काल की जानकारी के जो स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज के वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। अब हम मौर्य काल के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे और राजनीतिक जीवन में सर्वप्रथम हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका जो समय है, इनका समय है 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या निर्धारित किया गया है? 322 से 298 ईसा पूर्व। अब सबसे पहले हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आते हैं। कोई इन्हें शूद्र बताता है, कोई निम्न कुल में उत्पन्न बताते हैं, कोई इन्हें क्षत्रिय बताता है, कोई इन्हें पारसिक बताता है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पहले उनका अध्ययन करते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियाँ हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करें ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, तो दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को या ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। शूद्र बताया गया है। तो ब्राह्मण साहित्य में इन्हें क्या बताया गया है? शूद्र। विष्णु पुराण के अनुसार, देखिए विष्णु पुराण के टीकाकार थे श्रीधर स्वामी, इसको समझ लीजिए। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी के अनुसार, विष्णु पुराण के टीकाकार कौन है? श्रीधर स्वामी। उनके अनुसार देखिए, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज की पत्नी मुरा का पुत्र बताया है। मुरा का पुत्र बताया है। चंद्रराज की पत्नी का नाम क्या है? मुरा। और इस मुरा का पुत्र बताने वाले विष्णु पुराण के टीकाकार कौन है? श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी। इसके बाद देखो दोस्तों, मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई। मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल निम्न कुल का बताया गया है। वृषल निम्न कुल या कुलहीन बताया गया है। तो मुद्रा राक्षस में जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? विशाखदत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल अर्थात निम्न वर्ण बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? वृषल। याद रखना है, वृषल अर्थात निम्न वर्ण या कुलहीन, निम्न वर्ण अथवा कुलहीन बताया गया है। इसके पश्चात हम बात करें, दो ग्रंथ हैं, कथा सरित सागर और व्रत कथा मंजरी। कथा सरित सागर, एक है
व्रत कथा मंजरी, इन दोनों ग्रंथों में शूद्र बताया गया है। तो इन दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। इसके पश्चात यदि हम बात करें बौद्ध ग्रंथ और जो जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध एवं जैन साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। बौद्ध और जो जैन साहित्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महापरिनिब्बाण सूत्र, महापरिनिब्बाण सूत्र, ये बौद्ध ग्रंथ है और पाली भाषा में है। महापरिनिब्बाण सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है और एक कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। इसके अनुसार देखिए, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ के अनुसार मौर्य पिपलीवन, मौर्य पिपलीवन के क्षत्रिय थे। पिपलीवन का यहाँ अर्थ है नेपाल और यूपी की सीमा, नेपाल व यूपी का क्षेत्र। तो पिपलीवन के मौर्य, तो मौर्य पिपलीवन के क्षत्रिय थे, पिपलीवन के क्षत्रिय थे। तो महापरिनिब्बाण सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया, इसमें मौर्यों को क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है कि मौर्य पिपलीवन के क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज की पत्नी मुरा का पुत्र बताया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल बताया गया है, वर्सल यानी निम्न वर्ण का बताया गया है। इसी प्रकार कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी में शूद्र बताया गया है। बौद्ध और जो जैन साहित्य उनमें क्षत्रिय बताया गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया, इनमें मौर्य को पिपलीवन के क्षत्रिय बताया गया है, पिपलीवन के क्षत्रिय बताया गया। इसके पश्चात देखिए, एक विद्वान है स्पूनर, एक विद्वान है दोस्तों जिसका नाम क्या है? स्पूनर। इसने मौर्यों को पारसिक बताया, मौर्यों को पारसिक बताया। इसने मौर्यों को क्या बताया? पारसिक। इसके पश्चात देखिए, एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोप्टस। तो जो यूनानी विद्वान हैं, यूनानी विद्वानों ने इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया है, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस। तो एंड्रोकोटस बताने वाले कौन कौन है? एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया, क्या बताया है? एंड्रोकोटस। स्ट्रेबो और जस्टिन, स्ट्रेबो व जस्टिन, स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया है? सेंड्रोकोप्टस। और एक है एंड्रोकोप्टस फिलार्कस,
विद्वान का नाम है फिलार्कस। तो फिलार्कस ने इन्हें क्या बताया, एंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोटस एरियन प्लूटार्क, सेंड्रोकोटस स्ट्रेबोजस्टिन और एंड्रोकोप्टस फिलार्कस, एंड्रोकोप्टस फिलार्कस। इसके पश्चात देखिए नोट, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस, विलियम जोन्स है, विद्वान का नाम है विलियम जोन्स, इन्होंने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की 1793 ईस्वी में। 1793 में विद्वान का नाम क्या है, विलियम जोन्स, विद्वान का नाम क्या है, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की तुलना किससे की, चंद्रगुप्त मौर्य से की है। सबसे पहले तुलना करने वाला कौन हो गया, विलियम जोन्स। इसी प्रकार ग्रीक साहित्य, यूनानी साहित्य, ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न बताया है। तो ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का नहीं बताया गया है, निम्न कुल का नहीं बताया गया है, निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न बताया है, निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न बताया है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ग्रीक साहित्य से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ग्रीक साहित्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई शूद्र बताता है, कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न बताता है। एंड्रोकोप्टस फिलार्कस, सेंड्रोकोटस स्ट्रेबोजस्टिन, एंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क। तो सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण करने वाला या तुलना करने वाला विद्वान का नाम क्या था, विलियम जोन्स। और इसने तुलना कब की, 1793 में। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक विद्वान है ग्रुनवेडेल। ग्रुनवेडेल ने बताया कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था या मयूर था। एक विद्वान है जिनका नाम है ग्रुनवेडेल। ग्रुनवेडेल ने बताया कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह मयूर था। ग्रुनवेडेल ने बताया कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर था, इसलिए भी इनको मौर्य कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। उदाहरण के लिए जो सम्राट अशोक का लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, उस पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। अशोक के लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। और इसी प्रकार जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर नंबर 1 और नंबर 2 सांची
स्तूप के पूर्वी तोरण द्वारों पर मयूर उत्कीर्ण है, मयूर उत्कीर्ण हैं। तो इन आधारों पर भी चंद्रगुप्त को मौर्य कहा गया। तो अशोक के लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, इस पर मोर की आकृति उत्कीर्ण है, और एक सांची का जो स्तूप है इसके पूर्वी तोरण द्वारों पर मयूर उत्कीर्ण है। तो ग्रुनवेडेल, विद्वान का नाम क्या है? ग्रुनवेडेल, इन्होंने सर्वप्रथम मोर पक्षी को या मयूर पक्षी को, मोर पक्षी अथवा मयूर पक्षी को मौर्यों का राजकीय चिन्ह बताया। इसके पश्चात एक विद्वान है जस्टिन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया। यूनानी विद्वान है जिसका नाम है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया। इसी प्रकार एक विद्वान है प्लूटार्क के अनुसार देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के साथ मिलकर संपूर्ण भारत पर अधिकार किया। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में संख्या कितनी है? 6 लाख। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या बताया? डाकुओं का गिरोह। जस्टिन ने क्या बताया? डाकुओं का गिरोह। और प्लूटार्क ने इसकी सेना की संख्या कितनी बताई है? 6 लाख। इसके पश्चात ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। सामान्य फैक्ट है ये। 322 ईसा पूर्व में ये, खैर हम आगे भी बात करेंगे, मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसके बाद देखिए, चाणक्य से भेंट, चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य से भेंट कहाँ होगी उसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। राजकिलम खेल के दौरान, राजकिलम एक और राजकीय खेल था, राजकिलम खेल के दौरान चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट हुई थी। विंध्य क्षेत्र, ये जो भेंट है वो कहाँ मानी जाती है? विंध्य क्षेत्र में। तो एक खेल था राजकिलम, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य बालक है ये, और ये नेता बना हुआ है, मुखिया बना हुआ है। तो इस खेल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य से किसकी भेंट होती है? चाणक्य की। और चाणक्य ने इसे 1000 कारसापण में खरीद लिया।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मुद्रा है कारसापण, 1000 कारसापण में खरीद लिया और चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गया। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गया। कहाँ ले गया? तक्षशिला। और तक्षशिला में 8 वर्ष तक शिक्षा दी गई। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। तक्षशिला में 8 वर्ष तक शिक्षा दी गई। किसको शिक्षा दे रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन शिक्षा दे रहा है? चाणक्य। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त हुआ था? तक्षशिला में। और किसके द्वारा इन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया गया था? किसके द्वारा सैनिक प्रशिक्षण दिया गया था? चाणक्य के द्वारा दिया गया था। अब इन दोनों ने एक सेना का गठन किया और दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण कर दिया। दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये असफल रहे। मगध पर आक्रमण कर दिया लेकिन ये क्या रहे? असफल। अब ये असफल होकर के एक घर में रुक जाते हैं। दोनों एक घर में रुके हुए थे। तो ऐसे एक कहावत है, कहानी है, किंवदंती है, सही है या गलत है, जो भी है। तो घर में बच्चा रोटी को बीच में से तोड़कर खा रहा था। रोटी गर्म थी तो बार बार उसके हाथ जल रहे थे, तो बीच में से वो रोटी को तोड़ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था। तो उसकी माता ने बच्चे से कहा कि बेटे रोटी को किनारों से तोड़कर खा। और यही गलती चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने की, क्योंकि उन्होंने सीधे केंद्र पर आक्रमण कर दिया, मगध पर आक्रमण कर दिया। अगर वो सीधे बीच में आक्रमण नहीं करते, केंद्र पर आक्रमण नहीं करते, तो शायद वो सफल हो जाते। तो इस कहानी से उन्हें सीखने को मिला। उन्हें एहसास हुआ कि हमें मगध पर नहीं, पहले यानी मगध के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जीत लेना चाहिए। इसीलिए जब वो पहली बार उन्होंने मगध पर आक्रमण किया तो क्या रहे? असफल। उसके बाद ये आक्रमण करेंगे पंजाब और सिंध पर, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लेंगे। इसी दौरान ऐसा उल्लेख मिलता है यूनानी स्रोतों के अनुसार, यूनानी लेखकों के अनुसार, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की थी, उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की थी या मुलाकात की थी। यूनानी विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की थी। प्लूटारक लिखता है, प्लूटारक के अनुसार इसने लिखा है कि नंदों के विरुद्ध, नंद वंश है ना, नंद वंश अंतिम शासक आएगा घनानंद, नंदों के विरुद्ध सहायता के लिए चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट की थी। तो प्लूटारक क्या लिखता है
कि नंदों के विरुद्ध सहायता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की। और इसी प्रकार जस्टिन के अनुसार देखिए, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से, चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से सिकंदर चिढ़ गया और उसे मारने का प्रयास किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का प्रयास किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चंगुल से निकलकर चला गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य सुरक्षित निकल गया, सुरक्षित निकल गया। ये लो, ये उल्लेख मिलता है हमें किसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार। प्लूटार्क के अनुसार नंदों के विरुद्ध सहायता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट की, और जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से सिकंदर चिढ़ गया और उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य सुरक्षित निकल गया था। इसके पश्चात हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक, ध्यान रखना है, पर्वतक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता, यानी सैनिक सहायता दी इसे। किस प्रकार की सहायता दी थी, सैनिक सहायता। तो हिमालय क्षेत्र का राजा कौन था, पर्वतक। राजा का नाम क्या है, पर्वतक। इसने किसकी सहायता की, चंद्रगुप्त मौर्य की। अब इन्होंने सर्वप्रथम पंजाब और सिंध पर अधिकार किया। भाई हमने बात की थी मगध पर आक्रमण किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। अब इन्होंने कहाँ अधिकार किया, पंजाब व सिंध पर अधिकार। पंजाब व सिंध पर अधिकार। देखिए, यहाँ यूनानियों का अधिकार था। यहाँ किसका अधिकार था, यूनानियों का। 317 ईसा पूर्व के आसपास, 317 ईसा पूर्व के आसपास दोनों ने आक्रमण किया। दोनों का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, दोनों ने आक्रमण किया। और अंतिम यूनानी सेनानायक, अंतिम यूनानी सेनानायक जिसका नाम था यूडेमस, यूडेमस भाग गया। ये लो, तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब और सिंध पर अधिकार किया। यद्यपि इन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी, इन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात इन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया, सबसे पहले पंजाब व सिंध पर 317 ईस्वी के 317 ईसा पूर्व के आसपास। और अंतिम यूनानी सेनानायक था यूडेमस, वो यहाँ से भाग गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्यूकस से युद्ध। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना है। सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस के साथ, सेल्यूकस यूनान का शासक था, सीरिया का शासक था। सेल्यूकस सीरिया का शासक था। सिंधु नदी किनारे युद्ध हुआ, सिंधु नदी किनारे युद्ध हुआ।
तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में, सिंधु नदी किनारे। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। एप्पियानस ने इसका उल्लेख किया है। एप्पियानस ने इसका क्या किया है? उल्लेख किया है। एप्पियानस ने वैवाहिक संबंधों का भी उल्लेख किया है। एप्पियानस ने किसका उल्लेख किया है? वैवाहिक संबंधों का, संधि का भी उल्लेख किया है स्ट्रेबो एप्पियानस ने। तो ये ध्यान देना है आपको। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और दोनों के मध्य संधि हो गई। इसका उल्लेख भी कौन करता है? एप्पियानस। इसका उल्लेख किसने किया है? एप्पियानस। अब देखिए संधि की शर्तें, देखिए संधि की शर्तें क्या क्या हैं उनको देख लीजिए। संधि की शर्तें, नंबर 1, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त के साथ किया। नंबर 2, सेल्यूकस ने मैगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए गए। चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए गए। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के द्वारा 4 प्रांत दिए गए। देखिए कौन कौन से हैं? काबुल, कंधार, हेरात, जैड्रोसिया। काबुल, कंधार, हेरात और जैड्रोसिया। काबुल, कंधार, हेरात और जैड्रोसिया। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। तो दोस्तों सेल्यूकस के साथ जो युद्ध है वो युद्ध कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। सिंधु नदी किनारे युद्ध हुआ। एप्पियानस, स्ट्रेबो आदि इसका उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ, दोनों के मध्य संधि हुई, इसका उल्लेख करता है एप्पियानस। वैवाहिक संबंधों का उल्लेख करता है एप्पियानस। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्यूकस ने मैगस्थनी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए गए, काबुल, कंधार, हेरात, जैड्रोसिया। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी भेंट किए? 500 हाथी भेंट किए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पुत्री कर लेना दोस्तों, अपनी पुत्री का नाम है हेलेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए